हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो अपन ने क्या था ट्राइंगल रूल ना, वेक्टर ऐड करने के लिए जो रूल था वो कौन सा क्या था, ट्राइंगल रूल ना। ट्राइंगल रूल क्या कहता था कि अगर दो वेक्टर को किसी ट्राइंगल की टू कंटिन्यूअस साइड से रिप्रेजेंट किया जाए सेम ऑर्डर में, तो जो थर्ड या क्लोजिंग जो साइड होती है वो अपोजिट ऑर्डर में किसको रिप्रेजेंट करती है, रिजल्टेंट को। ओके, अच्छा मेथड कैसा था, ग्राफिकल था, कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। अच्छा अगला जो मेथड है एडिशन का वो है आपका पैरेललोग्राम। ये रूल क्या कहता है कि मान लीजिए आपको दो वेक्टर ऐड करने हैं, एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर मान लीजिए चलो पी लिख लेता हूँ इसको, पी वेक्टर, और एक वेक्टर है ये क्यू वेक्टर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम रूल क्या रहता कि जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उन दोनों को एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स मान लीजिए, यानी ये P मान लीजिए, ये Q, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए इनमें एंगल थीटा है तो यहाँ पे एंगल होता है थीटा, ठीक है। जिन दो वेक्टर को जोड़ना है ट्राइंगल की तरह नहीं, ट्राइंगल की जगह जैसे मान लीजिए इसको दो एडजेसेंट साइड इधर, ठीक है। अच्छा फिर दोनों साइड के पैरेलल दो लाइन में खींचिए, जैसे ये एक लाइन, ये इसके पैरेलल है, अगर इसके पैरेलल है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा इस। अच्छा एक इसके पैरेलल, तो क्या ये पैरेललोग्राम बन गया? यस सर, जो आमने सामने की साइड से इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अच्छा तो इन्होंने बोला कि अगर दो वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है। कौन सा डायगोनल? डायगोनल तो दो है ना, एक तो ये और एक ये। कौन सा डायगोनल? वो डायगोनल जो उनके कॉमन पॉइंट्स या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है, यानी ये वाला। बोला कि ये जो डायगोनल ये वाला बनेगा, ये मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट को। आप वैसे देख सकते हो, ट्राइंगल रूल से देखो, देखो ये, अब ये इसके पैरेलल है तो ये भी क्यू वेक्टर हो गया। देखो ये ट्राइंगल की तीसरी साइड तो बनी, रिजल्टेंट तो है, तो रूल तो आपको ऐसा लगा, तो रिजल्टेंट तो वही आना। अगर ट्राइंगल रूल से निकालते तब ये वाला क्यू वेक्टर इधर बनता, तब रिजल्टेंट क्या होता? यही होता है ना। पैरेललोग्राम रूल क्या कहता? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल व्हिच इज पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन पॉइंट is represent the resultant in direction as well as in magnitude. Okay, अच्छा जी। अब मैंने देखा कि ये रिजल्टेंट है, मान लीजिए R है। R अगर रिजल्टेंट है तो R वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर होगा। बात समझ में? यानी इन दोनों का सम कितना आएगा? इतना आएगा। अच्छा अब फिर से मेथड तो कैसा रहेगा? ग्राफिकली रहेगा, है ना। वापस से जब भी आपको दो वेक्टर में जोड़ने के लिए कहूंगा, पहले एक साइड में आओगे फिर दूसरी पैरेललोग्राम में आओगे ना। अच्छा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इस पैरेललोग्राम का एनालिटिकल मेथड निकाला गया। अब मुझे ये तो पक्का पता है कि ये साइड ही क्या होगी? रिजल्टेंट, यानी ये डायगोनल। अगर मैं इस डायगोनल की लेंथ निकाल दूं इन द टर्म्स ऑफ P, Q एंड थीटा, तो P की वैल्यू कितनी दे दूं मैं आपको, Q की वैल्यू कितनी दे दूं? थीटा। तो अगर P, Q और थीटा की टर्म में एक बार आ गया तो फिर आपको बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा R के फॉर्म में P की वैल्यू को, Q की वैल्यू को, थीटा की। अच्छा अब ये निकालने के लिए देखो क्या किया गया, ये निकालने के लिए इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, दोनों सही। ये एंगल कितना? थीटा। ये साइड कितनी बड़ी? Q, मैग्नीट्यूड वाइज। अच्छा इसको मैं नाम देता हूँ, देखो A, B, C, D और ये पॉइंट देता हूँ E, ठीक। अच्छा जी अब अगर इस बड़ी ट्राइंगल को देखो, यानी ट्राइंगल ACE, अगर इस ट्राइंगल को देखा जाए ACE को ना, तो ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसको AEC लिख लो, AEC ट्राइंगल, AEC क्या राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें जो 90 डिग्री एंगल है वो कौन सा है? E एंगल 90 डिग्री है। अच्छा तो मुझे निकालना क्या है? ये वाली साइड। तो इस वाली साइड को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। भाई कहाँ से लिखा है?
पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं ना। अच्छा, क्या मेरा AC स्क्वायर, AC यानी ये लाइन, ये क्या है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। क्या है ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यानी R का सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। तो देखो यहां से मैंने लिखा है, इसको तो लिख दिया भाई R स्क्वायर, तो वेक्टर हटा दिया, वेक्टर हटा दिया तो ये क्या हो गया है मैग्नीट्यूड। अच्छा, इक्वल टू AE। अब AE की वैल्यू तो नहीं पता, हाँ मुझे AB की वैल्यू तो पता है, हाँ तो AE को ऐसा लिख लो AB प्लस BE का स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। बात समझ में? अच्छा, अब देखो वैल्यू लिखते हैं इनकी। क्या AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB को क्या P लिखा जा सकता है? यस सर, इज द what is the length AB? It is the magnitude of vector P. ओके, अच्छा अगर इस ट्राइंगल को देखो आप, इस वाले ट्राइंगल को, तो ट्राइंगल BEC, इसमें देखो अगर मैं लिखूं भाई साइन थीटा, क्या लिखूं साइन थीटा, तो क्या आप बोल सकते हो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होगा, यानी CE बाई ये हाइपोटेनस कितना होगा इसका, Q के बराबर होगा। तो CE की वैल्यू को आप लिख सकते हो Q साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, देखो AB की, ऐसे ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, CE की, किसकी वैल्यू आ गई CE की। ऐसे इसी ट्राइंगल में, इसी ट्राइंगल के अंदर अगर आप वैल्यू रखें कोस थीटा की लिखें, तो कोस थीटा कितना होगा भाई, कोस थीटा होगा इस एंगल के लिए ये वाला बेस होगा, तो कितना होगा BE अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा इसका, वही Q के बराबर। तो BE की वैल्यू जो आई वो आई Q कोस थीटा। क्या तीनों वैल्यू आ गई हैं? इसमें R की वैल्यू निकालने के लिए मुझे तीन वैल्यू चाहिए थी, एक तो AB की वैल्यू चाहिए थी, BE और CE। क्या तीनों वैल्यू आपके पास आ चुके हैं? यस सर। तो उस इक्वेशन में आप इसको पुट कर दीजिए। तो जो R है, तो R स्क्वायर इक्वल टू AB की जगह लिखिए आप कितना P प्लस BE की जगह लिखिए Q कोस थीटा, Q कोस थीटा का स्क्वायर, और ये लिख लीजिए प्लस कितना Q साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब देखिए, ये सब वैल्यू पुट कर दी उसके अंदर। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, R स्क्वायर। आपको जहां पे डाउट है स्क्रीन को पोज करके देख लीजिए ना, ऐसे जैसे मैंने रफ कर दिया ना, आप स्क्रीन को पोज करके पहले उसको लिख लेना, ठीक है, फिर उसके बाद यहां से आगे कर लेना, ठीक है। अब देखिए, अब उसका स्क्वायर खोलोगे तो वो क्या A प्लस B का होल स्क्वायर बन रहा है। यस सर। कैसे ओपन होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी Q स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, 2AB कितना Q कोस थीटा। बोल बात समझ में? ये तो क्या हुआ, इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना होगा, प्लस का Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में Q स्क्वायर आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो कितना हुआ R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। कॉमन लेने के बाद ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा जी, इसके अलावा देखो कौन सी टर्म बचेगी, ये वाली, यानी 2PQ कोस थीटा। अगर देखो तो R स्क्वायर की वैल्यू होगी, वो होगी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। तो R की जो वैल्यू है वो होगी अनरूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। क्या बात समझ में आई? ये R क्या है, R इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, यानी अगर मैं दो वेक्टर आपको दूंगा तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, P की, यानी फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड Q, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक थीटा, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल यानी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी ना। तो अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता है, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, तो आप उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे। अच्छा, अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन की बात करते हैं। मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, ये वाला, तो यानी जो रिजल्टेंट है वो अल्फा एंगल किसके साथ है, P के साथ, है ना।
दो जो वेक्टर आपको दोनों की डायरेक्शन बताए, ये p के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा। अब देखो अल्फा की वैल्यू निकालो, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, अब डायरेक्शन निकालते हैं। देखिए अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखिए यहां से अगर मैं लिखूं ये ए बी सी डी ये ओके, तो यही ट्राइंगल ले लीजिए ए ई सी, इसके अंदर आप लिख लीजिए tan अल्फा। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर ये अल्फा है तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ सीई और बेस कितना हुआ भाई एई हो गया ना, एई इसको क्या लिख लो ए बी प्लस बी। चलिए वैल्यू डाल दीजिए इसमें tan अल्फा, भाई सीई की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी आपने, ठीक है कितनी आई थी q sin थीटा। अच्छा ए बी की वैल्यू p प्लस q cos थीटा, q cos थीटा। ये डायरेक्शन किसके साथ आई p के साथ, किसके साथ है p के साथ। अच्छा ऐसे अगर मान लो मैं तुमसे डायरेक्शन पूछ लेता किसके साथ q के साथ, किसके साथ पूछ लेता q के साथ, तो देखो सिमिलरिटी से आप लिख सकते हो, मान लो ये q के साथ एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है अल्फा 1, मान लीजिए अल्फा 1। तो देखो जिसके साथ आपको डायरेक्शन निकालनी है, ये किसके साथ डायरेक्शन है p के साथ, तो उसको अकेला रहने दीजिए है ना। तो अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि नहीं q के साथ डायरेक्शन बताओ, किसके साथ डायरेक्शन बताओ q के साथ, तो q को अकेला रहने देना और ऊपर लिख देना p sin थीटा और इधर प्लस p cos थीटा, बस q की जगह क्या रख दीजिए p रख दीजिए। अब ये डायरेक्शन किसके साथ आ रही, ये डायरेक्शन है q के साथ, तो जिसके साथ भी डायरेक्शन पूछे उसके साथ साइन कोस कुछ भी नहीं लगेगा, बाकी दूसरा ऊपर साइन आता है और नीचे क्या आता है कोस आता है। क्या बात समझ में आ रही है भाई, जैसे मैंने कहा p के साथ डायरेक्शन, तो देखो q के साथ साइन और कोस लगेंगे, सीधी बात है, ऊपर साइन आएगा नीचे कोस आएगा, और जिसके साथ निकाल रहे हो उसके साथ कुछ भी नहीं आएगा ना। ऐसे q के साथ, क्योंकि जब मैं आपसे क्वेश्चन बोलूंगा तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा p वेक्टर q वेक्टर है, p और q तो आप मान लेंगे, एक को p मान लेंगे, एक को q मान लेंगे। मैं आपको दूंगा जैसे दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड इतना है दूसरे का मैग्नीट्यूड इतना है, दोनों के बीच में एंगल इतना है, ठीक है। तो बताइए रिजल्टेंट की डायरेक्शन कोई से साथ पूछ सकता हूं। मैंने बोला कि दो वेक्टर है, एक 5 न्यूटन फोर्स है, एक 10 न्यूटन फोर्स है, दोनों के बीच में मान लीजिए एंगल मैंने कह दिया आपसे 120 डिग्री है। मैंने अपना रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, तो एक को p मान लो, एक को q मान लो, ठीक। और मैं कहूँ कि डायरेक्शन बताओ किसके साथ, q के साथ। तो आपको q के साथ डायरेक्शन बतानी है तो सीधा सा लिखोगे, जिसके साथ डायरेक्शन बतानी हो तो अकेला आएगा, बचा कौन सा 5, इसके साथ क्या लगेगा साइन 120 और नीचे प्लस साइन सॉरी कोस 120, इस टाइप से। अगर मैं पूछता डायरेक्शन बताइए 5 न्यूटन के साथ, तो 5 के साथ पूछता तो यहाँ पे 10 आता, ये 5 आता और ये 10 आता, ठीक है। तो डायरेक्शन हम किसी से पूछ सकते हैं, वो कहेगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन 5 न्यूटन वाले फोर्स के साथ तो है 10 न्यूटन के, तो जिसके साथ भी डायरेक्शन पूछे वो आपका अकेला आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी दूसरा देखो, और देखो यानी